Hi everyone, we are going to start a new chapter of class 10th, electricity. Let's start it. इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत लगभग 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई और इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये कब से स्टार्ट हुआ। इसके पीछे की एक कहानी है कि एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे और उस पतंग में थोड़े पतंग के धागे जब आसमान में गए और उसमें उन्होंने एक चाबी लटका दिया था और जब जब वो चाबी आसमान में जाने के बाद से उस टाइम बिजली आने लगी और जब उन्होंने पतंग को खींचा तो उनके हाथ में एक शॉक लगा। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आगे चलकर चार्ज के बारे में बताया। तो चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत हुआ और इलेक्ट्रिसिटी का आज यूज हम जान ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है हमारे रियल लाइफ में भी। तो और उसके बाद से थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, बल्ब का खोज किया, जिसका भी यूज आज हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद निकोला टेस्ला ने भी इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है, जो हमारे रियल लाइफ में जो इसका इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इसका हमारे रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होता, यह एक इलेक्ट्रिकल पावर होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जब भी चार्ज फ्लो करे या चार्ज का किसी भी चार्ज का होना एक इलेक्ट्रिकल पावर को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगभग दो प्रकार की होती है या चार प्रकार की भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर रियल देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी केवल दो प्रकार की होती है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ है जो रुका हुआ है। तो स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो जब भी चार्ज रुका हुआ हो तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे कि अगर हम किसी रबड़ को या किसी फर को अपने हेयर में रब करें, उसके बाद कागज़ के टुकड़े के ऊपर रखें, तो कागज़ अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके वजह से वो कागज़ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पिक्चर में आती है। और जब जो भी बल्ब जलता आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, इसे आप देख रहे हैं, ये क्या है? यह एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। पावर या इलेक्ट्रिकल पावर या चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। आइए एक करके जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में यूज इसलिए है क्योंकि यह एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका हम अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हमें जिस प्रकार से ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, हम उसे वहाँ पे देख सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज हमारे घर में, अस्पताल में, हर जगह पे इसका यूज होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में और लगभग सभी जगह पे। और इलेक्ट्रिसिटी का आज अप्लीकेशन हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर एक घंटे के लिए लाइट अगर पूरे इंडिया से चली जाए तो हमारा इंडिया लगभग बहुत ही पीछे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ समझ ही सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर में वायर के अंदर फ्लो क्या होता है, जिसके वजह से हम उस इलेक्ट्रिकल पावर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट को पिक्चर में लाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है कि अगर नेट चार्ज जो Q है हमारा, वो किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से T टाइम में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगा या इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I=Q/T, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसे मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो सपोज दैट ये हमारा एक कंडक्टर है। ये हमारा एक कंडक्टर हो गया
और इस कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये बैटरी का सिंबल है। अगर इस बैटरी से हम कनेक्ट कर दें, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर Q चार्ज, नेट चार्ज जो Q है वो अगर फ्लो करता है T टाइम में, अगर इसे फ्लो करने में T टाइम लगता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I=Q/T। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फार्मूला I=Q/T, जो न्यूमेरिकल में हमेशा यूज होता है और आपके क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चार्ज की बात करें, यूनिट की, इसके बारे में, इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए Q यहाँ पर क्या है, Q हमारा है चार्ज। Q क्या है, चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Q है वो चार्ज है, और T क्या है, T टाइम है। तो जो यूनिट होगा वो हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होगा SI यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम का जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड। बट इसको डिस्कवर करने के लिए या इसमें जो योगदान था वो एक एम्पेयर नाम के साइंटिस्ट को जाता है, इसलिए हमें SI यूनिट जो है इसका होता है एम्पेयर। क्या होता है, SI यूनिट ऑफ करंट जो होता है वो होता है एम्पेयर। अब ये कैसे होगा, या तो करंट हमारा होगा 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, ऐसे हमें A से इसको हम डिनोट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 1 एम्पेयर का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 एम्पेयर है तो इसका मतलब होता है कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा होता है तो उसे हम बोलेंगे 1 एम्पेयर करंट। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 एम्पेयर करंट। 1 एम्पेयर करंट क्या हो गया कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे 1 एम्पेयर करंट। करंट की कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती हैं जिसमें हम करंट को मेजर करते हैं, क्योंकि जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या तो होगी माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, या और भी इससे छोटी यूनिट हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली हमें 2 यूनिट याद करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मिली एम्पेयर, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पेयर। इस बात को हम याद कर लेंगे क्योंकि हमें यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा इसकी यूज आएगी। और 1 माइक्रो एम्पेयर जो है वो हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पेयर। अब करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, करंट को हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो होता है एमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर के यूज से ही हम करंट को मेजर करते हैं। एमीटर हमें बताता है कि हमारा करंट 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है या 10⁻⁻6 एम्पेयर है, जो भी है उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। और एमीटर को हमेशा सर्किट में हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। एमीटर को हम सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए सर्किट क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पर नाम लिया सर्किट का, तो सर्किट होता क्या है। आप लोगों ने सर्किट देखा होगा, आपके घर पे वायरिंग हुई होगी, और वायरिंग नहीं भी हुई होगी तो जितने भी कीबोर्ड हैं या माउस है जो भी है उसमें सर्किट होता है। सर्किट देखिए क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है। सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अगर सर्किट कहीं पर भी ब्रेक हो जाए, यानी अगर वायर कहीं पर भी टूट जाए, सपोज दैट यहाँ पे वायर टूट गया, तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है। तो इसे अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। यह क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राइंग बना हुआ है इसे हम बल्ब बोलते हैं। ये बल्ब का सिंबल है जिसे आप याद करेंगे, और
ये जो सिंबल है ये एमीटर का सिंबल है और इसे हम बैटरी बोलते हैं। और बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है। हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है इसीलिए बड़ा होता है, और यहाँ पे ये छोटा होता है इसलिए क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल को डिनोट करता है। और इसे हम स्विच बोलते हैं क्योंकि इसके यूज से ही हम करंट को या तो ऑन कर देंगे या तो ऑफ कर देंगे। स्विच जो है हमारा अगर एक क्लोज हो गया, स्विच अगर हमारा क्लोज हो गया तो करंट इसमें फ्लो होगी, स्विच अगर ओपन हो गया तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगी। देखिए ये फिगर जो था अभी ऊपर वाला फिगर 12.1, इसमें आपने एक सिस्टमेटिक डायग्राम देख लिया था। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट है हमारा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा जाता है। करंट कहाँ से कहाँ जाता है? करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक जाता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसे आर से डिनोट किया जाता है और ये जो आई है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, अब देखिए एक कंफ्यूजिंग पार्ट आता है कि करंट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या होगा। करंट का जो फ्लो है उसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के हमेशा अपोजिट होगा। आइए इस बात को इस फिगर में हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी बनाया हुआ है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा आप बताइए? पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बी से ए की तरफ जाएंगे। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? बी से लेकर ए की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो कन्वेंशनल करंट है यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ है तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा उसका डायरेक्शन हमेशा ए से बी की तरफ होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी कंडक्टर अगर ऐसे रखा हुआ है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारा कंडक्टर है जो ऐसे रखा हुआ है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा मोशन करता रहता है। तो क्या इसके मोशन से, जो ये भी तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो क्या इसके मोशन से क्यों नहीं इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है? क्योंकि जब भी सपोज दैट यहाँ पर एक लड़का है, अगर इस कंडक्टर को ये टच करता है जो अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो इसे तो करंट लग जाना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अंदर मोशन करता है। तो करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो नेट चार्ज है या नेट जो चार्ज है वो किसी क्रॉस सेक्शन से जो पास हो रहा है वो जीरो हो जाता है। क्योंकि जितना चार्ज इधर जाता है रैंडम मोशन के दौरान उतना ही चार्ज इस डायरेक्शन में भी चला जाता है। तो जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो जीरो हो जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट इस किसी कंडक्टर में जो बैटरी से कनेक्ट ना हो उसमें जीरो हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है कि एक फिलामेंट है बल्ब का जिसमें 0.5 एम्पेयर का करंट 10 मिनट तक दौड़ाया गया। कितना? 0.5 एम्पेयर का करंट 10 मिनट तक उसमें फ्लो कराया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T। हमसे ये चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज क्या है? चार्ज इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू I इंटू T। अब देखिए यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है। I हमारा कितना है? 0.5 एम्पेयर। और जो टाइम है वो 10 मिनट दिया है, जबकि हमें इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा और SI यूनिट अपना क्या होता है? सेकेंड। तो 10 मिनट को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 10 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड हो जाएगा। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। I की वैल्यू 0.5 एम्पेयर है और टाइम जो है 600 सेकेंड है। तो जो टोटल चार्ज है हमारा हो जाएगा 300 कूलम्ब।
इतना चार्ज फ्लो करेगा, या इतना चार्ज उसमें फ्लो किया होगा अगर 0.5 एम्पेयर की करंट 10 मिनट तक उस फिलामेंट में अगर फ्लो हुई हो तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके तहत इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो करती है। ये क्या होता है, एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी एक बैटरी कनेक्ट होती है, और उसके बाद उसमें स्विच विच वगैरह ये सब कनेक्ट होते हैं। अब देखिए, अगर एक और क्वेश्चन है कि इसमें आपको यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू का जो यूनिट है वो जाता है कोलम्ब, टाइम का जो यूनिट है वो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे जो आई की जो वैल्यू है उसकी यूनिट हो जाएगी कोलम्ब पर सेकेंड, या इसे आप एम्पेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे एंड्री मारिया एम्पेयर के नाम पे, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमेशा हम एम्पेयर रखते हैं। या इसे आप कूलम्ब पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जो एम्पेयर के बराबर होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखिए एक कूलम्ब चार्ज में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कूलम्ब चार्ज, आपके पास जो टोटल चार्ज है वो है 1 कूलम्ब, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है अपना वो क्वांटाइजेशन होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। क्वांटाइज्ड का अर्थ होता है कि हमेशा एडिशन के फॉर्म में होता है। यहाँ पे या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे, या तो 4 5 6, या तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। तो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो जो नेट चार्ज होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा, ठीक है। तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, एन ई, यही फार्मूला है टोटल चार्ज का, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है यही टोटल चार्ज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं फाइंड करूँ तो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब है, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कैसे करता है किसी भी वायर में। हम बैटरी यहाँ पर लगा दिए, ये हमारा कंडक्टर हो गया, सपोज दैट ये हमारा कंडक्टर हो गया, कोई वायर हो गया, और इस वायर को अगर हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सपोज दैट ये हमारा बैटरी है, और इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आखिर क्या होता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो जो रीजन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, ये इसी रीजन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होने के वजह से, किसके वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी वायर में फ्लो करती है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है, लेकिन करंट के चैप्टर में हम इसे थोड़ा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम इसे अगर एग्जाम्पल से समझाएं तो आप इसे समझ लेंगे आसानी से। सपोज दैट यहाँ पर एक टंकी है पानी की जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसे हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसके नीचे हमने यहाँ पे एक टंकी बना दी, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राउंड। अब देखिए पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, अगर यहाँ पे हमने वाटर रखा हुआ है तो ये वाटर क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू इस
टंकी में आना स्टार्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे। तो वाटर जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेम वे जैसे वाटर फ्लो करता है ना, वैसे ही हमारा करंट भी फ्लो करता है। तो वाटर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर को फ्लो करने के लिए हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इसी तरीके से करंट को भी फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब देखिए, इस वाटर को हमेशा यहाँ से गिरता रहे पानी में, पानी कभी ख़त्म ना हो, इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें एक मोटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मोटर लगाना पड़ेगा जो इस जो 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 भी पानी यहाँ पर आएगा, इस पानी को फिर से इस टंकी में यहाँ पे भर देगा, जिसके वजह से पानी कंटिन्यूअस इसमें चलता रहेगा। जो ये मोटर का काम है, सेम काम हमारा बैटरी करता है। बैटरी क्या करता है? सपोज दैट यहाँ पे मैं एक वायर बना दिया, ओके, हमने वायर यहाँ पे बना दिया और इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब जो इलेक्ट्रॉन है अपना, वो हमेशा फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस डायरेक्शन में आएगा और जो करंट है वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पे। तो जो करंट है उसे आप समझिए सेम टू सेम है जो वाटर के तरह। तो जो करंट है वो भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उतना ही करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये करंट कब तक फ्लो करेगा? तो जब तक आप बैटरी कनेक्ट किए रहेंगे या जब तक ये बैटरी इसको पावर देता रहेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, तब तक ये करंट इसमें फ्लो करते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जब तक ये टंकी का जो मोटर है वो चलता रहेगा, तब तक ही पानी केवल इसमें फ्लो करता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये सारा का सारा पानी इसमें आ जाएगा और फिर ये फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी ही ख़त्म हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा इस कंडक्टर में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा अगर हम यहाँ से बैटरी हटा दे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही जो करंट है वो किसी वायर में फ्लो करती है। अगर हम दोनों पाइप को या दोनों टंकी को एक ही लेवल में रख दें तो करंट जो वाटर है वो नहीं फ्लो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेवल है या जो दो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में वो जीरो हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं इसे इरेज कर दूं पहले, सपोज दैट ये यहाँ पे एक टंकी है और सेम इसी लेवल पे यहाँ पे एक दूसरी टंकी है और दोनों में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे वाटर नहीं है, लेकिन इनका लेवल एकदम सेम है, जिसके वजह अब देखिए क्या होगा जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई भी वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है। जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका है। इसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर में अगर उसका दोनों एंड का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं करेगी। तो करंट को फ्लो करने के लिए या वाटर को फ्लो करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, क्या? वो है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें पानी फ्लो कराना है तो हमें क्या चाहिए? प्रेशर डिफरेंस चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस चाहिए, और यही इलेक्ट्रिकल प्रेशर डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वो जो एग्जांपल मैंने बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन द सेम वे इफ टू एंड ऑफ द कंडक्टर हैव द सेम इलेक्ट्रिकल प्रेशर नो करंट विल फ्लो बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों एंड ऑफ कंडक्टर के अगर ये जो कंडक्टर है इन दोनों एंड का अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? जीरो। और जैसे कि जो वाटर है अपना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, उसी तरीके से जो करंट है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है। अगर फिजिक्स के टर्म में बोला जाए तो पोटेंशियल को डिफाइन करना
बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम ये तय नहीं कर सकते कि इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है। इस पोटेंशियल को जानने के लिए हमें हमें हमेशा किसी न किसी दूसरे पॉइंट से इसे कंपेयर करना होगा। तो जनरली हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसे हम मान के चलते हैं कि वो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वो दूसरा पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, और जो पॉइंट जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है वो पॉइंट हमारे पास होता है, या जहाँ पर भी हम उसे मेजर करना चाहते हैं वहाँ पे। तो पोटेंशियल क्या होता है, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर और किसी पॉइंट पर लेकर आएँ, किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेते हुए किसी पॉइंट पर लेकर आएँ, और इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रही हैं, और किसी चार्ज को अगर हम यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर लेकर आएँ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, और इसमें जितना हमें वर्क डन लगा, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इफ़ यू ब्रिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, then total work done in bringing a charge from infinity to a point against electrostatic field is called potential। इस पॉइंट से इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट पर आने में जितना हमें वर्क डन लगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, यही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो वर्क डन, जितना हमारा वर्क डन लगा और जितना चार्ज हम लेकर आए, एक चार्ज लेकर आए, दो चार्ज लेकर आए, जितना चार्ज हम लेकर आए, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल हो जाएगा वर्क की जो यूनिट हो जाएगी जूल, और चार्ज का हो जाएगा कूलाम। तो इसे हम जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं, लेकिन एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे हम इसे, जो एक इटालियन फिजिस्ट थे, हम इसका नाम वोल्ट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। और अगर हमें बताना हो कि 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट होगा अगर एक कूलम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल की एनर्जी खर्च हुई, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया था, उसी प्रकार से हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को हम सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। जैसे कि एमीटर को सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, उसी तरीके से वोल्ट मीटर को हम उसके अपोजिट इसको कनेक्ट करते हैं, किसमें, पैरेलल में। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब अक्रॉस अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। अगर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, सपोज दैट यहाँ पे दो पॉइंट है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट। तो हमें 2 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में कितना एनर्जी खर्च होगा, या कितना हम वर्क डन करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपान Q। V इक्वल टू हो जाएगा W अपान Q। हमें क्या पूछ रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VQ। W इक्वल टू हो जाएगा VQ। और V की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 12 कूलम्ब। तो टोटल जो वर्क डन है हमारा वो हो जाएगा 24 जूल। ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर को हमेशा मेंटेन किया रहता है। चूँकि यहाँ पे सोल्यूशन गलत हो गया है यहाँ पे, इसके लिए सॉरी। जो डिवाइस है जो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया रहता है उसे हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। उसे हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी इज अ डिवाइस
दैट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए हमेशा मोटर की ज़रूरत होती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को हमेशा फ्लो करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। तो ये जो डिवाइस है इसे हम बैटरी बोलते हैं, आपने देखा होगा, जो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया रहता है अक्रॉस अ कंडक्टर, इसे हम बैटरी बोलते हैं। और इसका इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। what is next question is that what is meant by saying that potential difference between 2 point is 1 वोल्ट। अभी मैंने बताया कि अगर 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है एक कूलम चार्ज को किसी 2 पॉइंट तक मूव कराने में, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हो जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अगर किसी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसको सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। तो अगर एक कूलम चार्ज को, ईच कूलम यानी एक कूलम चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो इसे कितना वर्क डन करना होगा? तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू, और वी दिया है 6 और क्यू दिया है ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 जूल। अब हमें पढ़ना है सर्किट डायग्राम। जैसा कि मैंने बताया था कि सर्किट क्या होता है। सर्किट होता है अपना कि एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें करंट फ्लो करती है। तो सर्किट के अंदर को कुछ ज़्यादा कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ों को हम धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अगर सिंगल यहाँ पे एक सेल बनाया जाए तो इसे हम इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव का जो साइड है वो थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, और ये निगेटिव का साइड छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड को बड़ा और निगेटिव साइड को छोटा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जब सिंपली एक यहाँ पे ऐसे सिंबल बना हो तो उसे हम इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। और जो बैटरी है, बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है? सेल के जो कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी में हमेशा दो या दो से अधिक सेल जुड़े होते हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे हम स्विच बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में कोई भी ऐसे बिंदु टाइप नहीं है, जिसके वजह से हम बोलेंगे कि जो हमारा स्विच है ओपन है। ओपन स्विच के वजह से सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हैं एक क्लोज की है। जो क्लोज की का मतलब होगा कि जो स्विच है वो क्लोज है और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वायर जो है अपना वो ज्वाइंट है। अगर किसी जंक्शन पे आपको वायर को ज्वाइंट करना है तो उसे हम सिंपली ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम ज्वाइंट वायर बोलेंगे या जंक्शन बोलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? जंक्शन। अगर हमें पॉइंट को जंक्शन नहीं बनाना है, सपोज दैट ये वायर फ्लो कर रहा है, हमें इसके ऊपर से एक वायर लेकर जाना है जो इस वायर को टच ना करे, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इस सिंबल को हम ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका सिंबल ऐसे होता है, एक फिलामेंट जो मुड़ा हुआ है, या इसे इंडक्टर के टाइप का, इंडक्टर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो ऐसे होता है, ठीक है। तो इंडक्टर के टाइप का सिंबल बना होता है, या इसे आप सिंपली एक बल्ब के तरह भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और एक होता है रजिस्टर, या जो रजिस्टर होता है जो रजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसका जो सिंबल है वो ऐसे जिगजैग मोशन में ऐसे होता है। अब देखिए अगर हमारा रजिस्टेंस है वो हमेशा वेरी करता हो, कभी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो उसे हमेशा एक वेरिएबल रजिस्टेंस से हम शो करेंगे, जिसका सिंबल ऐसे होगा, एक रजिस्टेंस बना के और उसके ऊपर हम एक एरो बना देंगे। या सिंपली हम ये जो दूसरा फिगर आप देख सकते हैं ऐसे भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एमीटर को हम कैसे डिनोट करेंगे? एमीटर को हम ए बना के और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शो कर देंगे, ये हमारा एमीटर का सिंबल हो गया। और वोल्टमीटर को शो करने के लिए वी बना के पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ सिंपली एक ऐसा लॉ है जो
हमें बताता है कि कितना सर्किट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से जो करंट है हमारा वो भी बढ़ते जाएगा। ओम्स लॉ बोलता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में बढ़ाते जाएंगे जो करंट है वो भी लीनियरली इंक्रीज करते जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं एक फिगर बनाऊँगा आपके लिए, तो ए हमारा सपोज दैट भी है और ए हमारा आई है, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले हम यहाँ पे 1 वोल्ट रखे थे तो करंट हमारा 1 वोल्ट था, ठीक है। हमने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज किया तो हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज कर गया। यहाँ पे हमने फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया तो करंट जो है फिर से इंक्रीज हो गया। फिर से हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा एक लीनियर ग्राफ होगा। इस बात को ओम्स लॉ क्या करता है, प्रूफ करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और किस पे, यह एक प्रोवाइडेड टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे, और भी जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एक फिक्स्ड प्रेशर होना चाहिए, फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए, और भी जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V अपन I की जो वैल्यू है कांस्टेंट होती है। और इसी कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से। और R को हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। ऐसे फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं, V इक्वल टू आई आर। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो I है हमारा ये हो जाएगा करंट, और जो R है अपना ये हो जाएगा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का काम क्या होता है, रजिस्टेंस का काम सिंपली ये होता है कि करंट को अपोज करता है। रजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को अपोज करता है फ्लो होने से। देखिए R जो है कांस्टेंट होगा और किसी भी मेटालिक वायर के लिए गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इसे हम रजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए R जो है वो कांस्टेंट होगा और एक गिवन टेम्परेचर पे, और उसके बाद से हम इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। और जो कंडक्टर है, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, इसको रजिस्ट करता है चार्ज को फ्लो होने से। जो रेजिस्टेंस है किसी भी चार्ज को फ्लो होने से रजिस्ट करता है कंडक्टर में। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसे हम एक ग्रीक लेटर ओम से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आई। अब V का जो वोल्ट हो जाएगा और I का क्या हो जाएगा, एम्पेयर। तो इसे वोल्ट पर एम्पेयर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जो R का जो सिंबल है या R का जो SI यूनिट है उसे हम ओम से डिनोट करते हैं। और ओम का जो ये सिंबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक ग्रीक लेटर है ओम। अगर हमें 1 वोल्ट या 1 ओम अगर हमें बताना है, डिफाइन करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय 1 ओम, तो 1 ओम रजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए यानी बताने के लिए हमें इसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट हो जाए और उस कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही हो, तो वहाँ का जो रजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए जो रजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, आइए इस बात को हम समझते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जो रजिस्टेंस है हमारा वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की क्या लेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। और जो रजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है उसके यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम मिला दें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रो। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यह एक इलेक्ट्रिकल, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो जो रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो जाएगी R इक्वल टू रो यल अपन ए। और जो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी है ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होगा, लेंथ की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर, ठीक है। और जो एरिया की जो यूनिट है वो हो जाएगी ओम, ए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल रो इक्वल टू बचेगा। रो इक्वल टू बचेगा यहाँ पे, रो इक्वल टू हो जाएगा रजिस्टेंस इनटू लेंथ। रजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम
और ये जो 1 मीटर यहाँ पे बचेगा, अगर इसे हम यहाँ पे भेज दें तो हो जाएगा मीटर। तो जो रजिस्टिविटी को जो यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। और यह एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो हमेशा कांस्टेंट होगा। जो रजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी, यह केवल मटेरियल को बदलने पर ही चेंज होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर 1 मीटर का वायर है, उसकी रजिस्टिविटी अगर कुछ है तो 2 मीटर के सेम वायर की रजिस्टिविटी भी वही होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है एक ही मटेरियल का, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। लेकिन रजिस्टिविटी भी वेरी करती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे वेरी करती है। अगर हम टेम्परेचर बदल दें दो मटेरियल का तो सेम मटेरियल को अगर अलग अलग टेम्परेचर पे रखें तो मे भी उसकी जो रजिस्टिविटी है वो चेंज हो सकती है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जो रजिस्टिविटी है यह एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, यह हमेशा चेंज नहीं होगी। यहाँ पे किसी अलग अलग कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी दी हुई है, और आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे, और भी ज़्यादा हम रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और अभी तक बनने के लिए थैंक यू।